तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा विषय है संक्रमण पूरा कवच अधूरा, संदर्भ कोरोना। कोरोना के संदर्भ में जब पिछले 2 साल से सिलसिला चल रहा है, तकरीबन 1 साल पहले बताया गया कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के चिकित्सा विज्ञान ने कमाल कर दिया है। कोरोना से बचाव के लिए हमारे द्वारा वैक्सीन ढूंढ ली गई है। इस वैक्सीन के माध्यम से अब कोरोना हमारे को बचा कर रखेगा। बड़े पैमाने पर दुनिया भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत भी अधूरा नहीं रहा, भारत ने भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया। आज की तारीख में 150 करोड़ डोज भारतीयों को दिए जा चुके हैं। जिस वैक्सीन के बूते पर माना जा रहा था कि हम इस महामारी से जीतने के कगार पर पहुंच गए हैं, अमेरिका जैसे बहुविकसित देश ने भी नो मास्क जैसा अभियान चलाया। स्वयं वहां के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम के माध्यम से मास्क को हटाया। वो अमेरिका की आज स्थिति यह है कि 7.5 लाख केस प्रतिदिन मिल रहे हैं। बूस्टर डोज दिया जा रहा है, इसके बाद भी ये हालात है। दुनिया की स्थिति यह है कि कल का आंकड़ा बताता है कि 25 लाख लोग दुनिया के एक दिन में कोरोना से संक्रमित हुए। भारत के संदर्भ में स्थिति है कि 150 करोड़ डोजेज लगने के बाद 1,17,000 केस महज 24 घंटे में हिंदुस्तान में कोरोना के आए हैं। क्या हुआ वैक्सीन का, यह सवाल है। तमाम फार्मा कंपनियां इस वैक्सीन के माध्यम से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों पीट रही हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अलग अलग किस्म के दावे कर रही हैं। कोई बताता है हमारी वैक्सीन हर वेरिएंट पे प्रभावी है। कुछ वैक्सीन कंपनियों ने बताया कि ये नया वेरिएंट है और इसके लिए भी हम 3 महीने में नई वैक्सीन ला देंगे। कुल मिलाकर जानने में दिलचस्पी हो गई है हमारी कि वाकई वैक्सीन कोई कवच है, क्या वाकई वैक्सीन से कोई सुरक्षा है, और क्या इस वैक्सीन के माध्यम से हम इस महामारी से काबू कर पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पैसा व्यक्तियों का और सरकारों का खर्च हो रहा है, पर उसके एवज में क्या वाकई बचाव मिल पा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले जी हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ चिकित्सा जगत का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। डॉक्टर AK शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं लखनऊ के। और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब भी होंगे, जो स्वयं कोरोना संक्रमित हैं दूसरी बार। वैक्सीनेशन का 2 डोज ले चुकने के बाद स्वयं लगातार आह्वान कर रहे हैं वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं, तुरंत लगवाएं, जरूर लगवाएं, पर इसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित हैं। क्या है ये सिलसिला, समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत डॉक्टर MC मिश्रा साहब से ही करते हैं। मिश्रा साहब, हम मूर्ख बन रहे हैं या हम वाकई समझ नहीं पा रहे हैं? कुल मिलाकर है क्या? जहन में कई सवाल आ रहे हैं। वैक्सीन लग जाएगी तो माना तो यही जाता है कि इससे बच जाएंगे। पहले समझाया गया एफिकेसी सीमित होती है, 80%, 90%, 70% होती है, पर अभी तो देख रहे हैं शायद 10% लोग ही बचेंगे जिन्होंने वैक्सीन ली है, बाकी 90% संक्रमित हो जाएंगे। इस एफिकेसी के साथ में वैक्सीनेशन अभियान है क्या कहानी, आपसे समझना चाहते हैं। डॉक्टर हिमांशु, बहुत आपने चर्चा ये रखी है, महत्वपूर्ण विषय चुना है जी कि क्या वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या वैक्सीन क्या असरदार है या नहीं है, और ये क्या हम सभी लोग मूर्ख बन रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के कारण। तो इसमें मैं यही कहूँगा, हमारे पास विकल्प क्या है जी। विकल्प हमारे पास जो बताया जाएगा वैज्ञानिकों द्वारा, जो फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा और वैज्ञानिकों के माध्यम से, वही हम लोगों को मानना पड़ेगा। अन्यथा हमारे पास अगर कोई जानकारी अपनी नहीं है, अपना कोई शोध नहीं है, तो हम क्या करें। तो लेकिन ये बात भी सच है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, वो हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अधिकतर जो संक्रमण हो रहा है वो अनवैक्सीनेटेड में हो रहा है, और उन्हीं लोगों को नुकसान भी ज्यादा हो रहा है, जो आंकड़े अभी तक के आए हैं। और वैक्सीन शुरू से जो मुख्य उद्देश्य किसी भी टीके का रहा है, जो फार्मा कंपनीज ने भी कोई ऐसा क्लेम नहीं किया कि वो संक्रमण को पूरा बचा लेंगी वैक्सीन से। अभी तक के जो आंकड़े थे शुरू से, वो यही थे कि वैक्सीन का जो उपयोग है वो रोग की गंभीरता को कम करने में मदद करेगा, अस्पताल में भर्ती होने की प्रतिशत को कम करेगा, और संभवतः हमको ICU में जाने से और मृत्यु से भी बचा लेगा। अब मेडिकल क्षेत्र में हम कभी भी नहीं कहते कोई 100% कोई चीज होती है।
तो इसलिए अगर ये मैं कहूँगा 50, 60, 70% भी इससे हमारी मदद हो रही है तो वो भी ठीक है। अब जैसे आप मानिए कि इन्फ्लुएंजा का जो टीका प्रतिवर्ष रिकमेंडेड है, जी हम लोग तो नहीं लगवाते थे भारत में, लेकिन अमेरिका में तो लोग लगवाते हैं, उसको बड़ा रिलीजियसली लगवाते जी। हैं इन्फ्लुएंजा का टीका। उससे उसकी भी जो एफिकेसी है वो 50% होती है, उसके बाद भी लोगों को खांसी जुकाम आम हो जाता है। तो वही स्थिति लगभग सार्स कोवी 2 की भी है। और अभी ऐसी कोई वैक्सीन लाइक मीजल्स टाइप कोई वैक्सीन नहीं आई है कि जो उतनी असरदार हो जैसे मीजल्स वायरस के अगेंस्ट मीजल्स की वैक्सीन है। और ये आरएनए वायरसेस हैं, इनका मैं माफी म्यूटेशन के भी। साथ आपको रोकूंगा मिश्रा साहब, ये भाषा अब बदली बदली सी लग रही है। पहले तो तमाम कंपनियां दावा कर रही थी हमारी एफिकेसी 90% है, इनकी 81% है, किसी ने भी 70% से तो कम का दावा किया ही नहीं था। अब 50-50 की बात हम लोग करने लगे, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं। एक समाचार पत्र है, देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र कहलाता है दैनिक भास्कर, उसने मध्य प्रदेश में शोध किया और निकाला है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें से 84% लोग दोनों डोज ले चुके थे फिर भी संक्रमित हो गए। अमेरिका के संदर्भ में इतना बड़ा टीकाकरण हुआ, बूस्टर डोजेस भी लग गए, फिर भी 7.5 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चूक तो रहे हैं। हमारे साथ में टीएस सिंघदेव साहब जुड़ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, पहले भी कोरोना संक्रमित हुए थे, इस समय भी कोरोना संक्रमित है, दोनों डोज ले चुके हैं। सिंघदेव साहब आपसे ही सवाल करता हूं, वैक्सीन ले जाने के बाद भी आप स्वयं संक्रमित थे, सारे प्रिकॉशन आप रखते थे, मास्क के बगैर आप बात नहीं करते थे, आपसे जब करना भी चाहता था तो भी आप मास्क बहुत मुश्किल हटाते थे, फिर भी हो गए। क्या वाकई अभी भी इस विचार के साथ है कि वैक्सीन बड़ी प्रभावी है? हिमांशु जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को नमस्कार जी। आज हमारे पास कोरोना के संक्रमण को कमतर करने के लिए वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा कोई विकल्प सामने नहीं आया है जी ये दो विकल्प हमारे पास हैं कि हम कोरोना से बच सकते हैं, हमको वैक्सीन नहीं लेनी। एक विकल्प है कि हम ऐसे कंटेनमेंट में रहे जहां बाहर से कोई आ ही नहीं रहा, जी नोन एनवायरनमेंट हो, ऐसा लिमिटेड एनवायरनमेंट हो तो वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना डे वन से ये जानकारी स्पष्ट तौर पे थी कि वैक्सीनेशन ये रेडिकेशन वैक्सीन नहीं है जी कि किसी भी इस बीमारी का हल इससे निकल जाएगा, ये डे वन से सबको मालूम था। और डे वन से सबको मालूम था और हम लोग इस बात को रखते भी थे, थोड़े दबे जबान भले रखते थे, क्योंकि वैक्सीनेशन से ये ना हो कि लोग डरपोक हो जाएं और वैक्सीन ना लगाएं। कोरोना तो फिर भी आप तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके संक्रमण का प्रभाव कमतर होगा। मास्क इत्यादि लगाना, मैं 2 बार संक्रमित हुआ, कम गंभीरता का संक्रमण हुआ, फीवर भी बहुत हाई नहीं हुआ। क्या ये मास्क की वजह से था, ये वैक्सीन की वजह से था, क्या नेचुरल इम्यूनिटी थी? मैं मानता हूं मास्क और वैक्सीन ने मेरे को जरूर सहयोग दिया होगा, तब जो संक्रमण पहुंचा वो कमतर पहुंचा। तो विकल्प हमारे पास वैक्सीन का नहीं है। और जो आज बात हो रही है, आने वाले समय के लिए तो हर 6 मंथली डोज की बात चालू हो गई है। जी इन्फ्लुएंजा से हर साल टीका लगाने की बात होती है और नए वेरिएंट्स आते चले जा रहे हैं। ये संक्रमण का मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसके आंकड़े साइंटिफिक नहीं है। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन से ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं, कौन से बीटा या अन वेरिएंट के हैं, इसके देश में हमारे पास जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन वैक्सीन हम लगाएंगे तो पर भी हमको कोरोना नहीं होगा, ये तो बात पहले दिन से भी नहीं थी, लेकिन कमतर होगा, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम दबाव पड़ेगा, जान बचेंगी, ये पहले दिन से था, ये सही भी है। इसलिए हमको वैक्सीन लगानी चाहिए और सप्लीमेंट्री डोजेज आए, प्रोटेक्टिव डोजेज आए, तीसरा आए, चौथा आए, पांचवा आए, इसकी बात हो रही है। फार्मा कंपनी और उनकी नीतियां उसके जैसे माननीय मिश्रा जी ने भी, डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि वो एक अलग बात है, उसकी हमको जानकारी भी नहीं है तो कहना उचित नहीं है। लेकिन वैक्सीन के अलावा हमारे पास विकल्प इसको कमतर करने का और रोकने का फैलने से। तो सिंघदेव साहब भी एक असहाय स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि अब हमारे पास विकल्प क्या है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उस अनुसार कदम उठा रहे हैं। वैक्सीन के संदर्भ में पहले भी हमें बहुत आश्वस्त नहीं थे कि वैक्सीन लग जाएगी तो कोरोना नहीं होगा, पर कोरोना का संक्रमण कुछ गंभीरता को कम कर देगा वैक्सीनेशन के बाद, ऐसी उम्मीद थी और ऐसा लग भी रहा है। मेरे साथ में डॉक्टर जयेश ले लीजिए। ले ले साहब, वाकई ऐसा है कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण कम है?
वैक्सीन लगने के बाद मौत नहीं हो रही, ये सवाल है। और जो संक्रमण कम दिख रहा है वो वैक्सीन के चलते कम है या ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो मारक ही कम है, इसलिए ऐसा परिणाम है। दो अलग अलग दावे हैं। आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी जानकारी। आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा रखा है, मैं सभी मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूँ, दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। ये जो आपने प्रश्न उठाया है, सभी लोगों को यही सोच रहे हैं। कभी काफी डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में और पहले कोरोना हो गया है जी, तो भी उनको आज कोरोना हो गया है। तो ये जो है, आप जो जैसे आज के तारीख में जो वैक्सीन, ये पहली वैक्सीन आई है, हमको उसके ऊपर परफेक्शन वैक्सीन में, वायरल वैक्सीन में नहीं हो सकता, ये अपना तजुर्बा है। तो इसी के साथ में जैसे इम्यूनिटी 70% 60% हो या जो भी हो, लेकिन इसमें इम्यूनिटी है या नहीं है, उसके साथ में भी उसकी एंटीबॉडीज कितने ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसका, लेकिन जो आपने जो दूसरा प्रश्न था उसके साथ में मैं जवाब दूंगा कि ये जो वेरिएंट आ गया है उसमें संक्रमण स्पीड में है, पूरी फैमिली के फैमिली पॉजिटिव दिखा रही है, लेकिन उनका कोई सीरियस, मुझे आज देखा है 5 दिन के अंदर कोई पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी है। आज बंबई में ओनली 44% ऑफ द बेड्स आर ऑक्यूपाइड। वो तो नहीं तो एक जमाने में हमें बेड नहीं मिल रहा था डेल्टा के टाइम पे। तो उसके हिसाब से मैं भी ये अनुमान भी बोल सकता हूं, और लोग रहा हूं कि इसका इंटेंसिटी कम रहेगा और लोगों को वैक्सीन का कुछ ना कुछ इफेक्ट अच्छा दिखाएगा। अभी हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं कि इसका कितना इफेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन लेने के बाद में उसका संक्रमण जो है वो उसका इफेक्टिविटी कम रहेगा, सीरियसनेस कम रहेगा, डेथ रेट कम रहेगा। क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही आज हमको मिलना चाहिए कि हमको क्या एट द एंड क्या रिजल्ट है। भले पेशेंट होता होगा लेकिन उसका रिकवरी अच्छा है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर सब इस उम्मीद के साथ है कि वैक्सीन लग जाने के बाद में संक्रमण जो है उसकी मारक क्षमता कम रहेगी। पर क्या यह अनुभव व्यवहारिकता में आ रहा है? डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब, मैंने वैक्सीन ली वो कोरोना संक्रमित हुए, जिसने वैक्सीन नहीं ली है वो मरने के कगार पर है, जिसने वैक्सीन लिया है वो टहलते टहलते आया और टहलते टहलते चला गया। क्या है आपका अनुभव? तो निजी अस्पतालों से जुड़ा हूँ, जी सरकारी सेवा भी था, लखनऊ में सीएमओ भी रहा हूँ, जी भी रहा हूँ, और इस तरीके के वायरल इन्फेक्शन हमेशा होते रहे। जी, इस समय ये जरूर है कि जो वैक्सीन जिन लोगों ने ले ली है उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, सीवियरिटी बीमारी की कम होगी। जी और जैसा कि अभी रिपोर्ट आ रही है, अस्पतालों में हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, रेट ऑफ डेथ भी कम हो रही है। इसलिए हम लोग इस पे चर्चा जरूर करते हैं मेडिकली या साइंटिफिकली कि इफेक्टिव है कि नहीं है, लेकिन हम लोग आम जनता में यही भावना भेजनी चाहिए कि टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन है कि जिसने टीकाकरण किया है बीमारी की वो सीवियरिटी कम हुई है। अब डिपेंड ये करता है कि हर व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बनने की क्षमता अलग अलग जी, है। ज्यादा बन गई, ज्यादा दिन तक डेथ रही है, उसमें इन्फेक्शन कम होगा। अगर एंटीबॉडी कम बनी है और बहुत से एंटीबॉडी खत्म हो रही है, उसके इन्फेक्शन ज्यादा होगा। इसलिए इनको वैक्सीन की गुणवत्ता पर ध्यान देते रहना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है उसका मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए, और ये मानव से भेजना चाहिए मैसेज कि बीमारी एक सामान्य कफ एंड कोल्ड की तरीके से है। और ये भी सही है कि जो किसी इन्फेक्शन से ग्रसित है, चाहे डायबिटीज हो चाहे हाइपरटेंशन हो, उनको खतरा ज्यादा है, वो थोड़ा बचाव करके रखें। जो एल्डरली है अपने आप को बचाएं। हालांकि पिछली बार एक रिपोर्ट भी आई थी, एल्डरली कम इफेक्ट हुए थे डेल्टा में। इस समय हमें मेन हमारा उद्देश्य है लोग इफेक्ट कम हो, हॉस्पिटल में लोड ना हो, और हमारी जो हेल्थ एजुकेशन वो भी इस प्रकार की हो, लोगों के मन से डर निकले। लोगों के मन से डर निकले, ये कहना है शुक्ला साहब का। लेकिन सिद्धू साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ, फिर मिश्रा साहब के पास आऊंगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम फार्मा कंपनियों के हाथों खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं? आपने अभी कहा कि अब चौथे पांचवें छठवें की बात हो रही है। हमारे हेल्थ सिस्टम में तो पहले ही की कमी का रोना था। अब आप बता रहे हैं कि ये तो हर 6 महीने में डोज की नौबत आएगी। तो हम बाकी संसाधनों को जुटाएंगे कैसे? हम एक बड़े संकट की ओर नहीं बढ़ रहे। इस संकट का निदान कैसे निकलेगा? कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे पता नहीं, पर बाकी चीजों के लिए पैसे कहां से आएंगे?
जो कुछ बाजार में सस्ती मिलती है, कुछ महंगी मिलती है। इसमें तो देखना पड़ेगा डॉक्टर्स की फैसिलिटी को देखना पड़ेगा, हम लोग कौन सी चीज यूज कर। मैं शुक्ला साहब, सिंहदेव साहब से ये मेरा सवाल है, सिंहदेव साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसके संदर्भ में थोड़ा अपनी सरकार की दृष्टि से एक नजरिया हमारे बीच में रखें। जी सिंहदेव साहब। हिमांशु जी, जी जैसे इन्फ्लुएंजा की बात आई, अमेरिका का भी संदर्भ आया। जी कहते हैं कि हाँ, हर साल इन्फ्लुएंजा के इंजेक्शन लगाने की प्रवृत्ति है। जी तो हर साल इस बीमारी का वहां पर निजात पाने के लिए या प्रोटेक्शन लेने के लिए हर साल होता है। और उसी संदर्भ में जो नए वैज्ञानिक बातें खुद सामने आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मल्टीपल इन्फेक्शन एक वायरस के माध्यम से अब आ रहा हो। जी ये सामान्य खांसी, इन्फ्लुएंजा भी और कोरोना भी कहीं ऐसा नहीं कि हाइब्रिड वैरायटी कोई सामने आ रही हो। ये बनती बदलती परिस्थितियां रहेंगी। कहां तक इसको केवल फार्मा का खेल माना जाए, ये हम सही मायने में निर्भर हैं अपने उन वैज्ञानिकों के ऊपर जिनको हम ये मानते हैं कि ये खेल का हिस्सा नहीं होंगे। हम सुनते हैं, जागरूक नागरिक के तौर पर सुनते हैं कि ऐसी भी बातें होती हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि एक दवाई की इतनी चर्चा हुई कि रामबाण है, लोग उसके पीछे दौड़ पड़े और बाद में आईसीएमआर ने उसको अपने प्रोटोकॉल से हटा दिया। तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जायज प्रश्न है और पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स के लिए ये 24 घंटे सतर्क रह के निर्णय लेने का सवाल रहता है कि कहीं हम ऐसे जाल में तो नहीं फंस रहे हैं जो कि पूरे तौर पे साइंटिफिक ना हो। तो केवल फार्मा कंपनी के साइंटिस्ट ही ये देख रहे हैं ऐसा नहीं, गवर्नमेंट के भी देख रहे हैं। ये मानना उचित नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा कि सभी मिले हुए हैं और सब मिलके पब्लिक के साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं। तो मैं आशावादी दृष्टिकोण रख के ये मानूंगा कि हो सकता है फार्मा कंपनी अपने उत्पाद को बेचने के लिए पहल करती हो, किंतु हमारे भी तो इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक हैं जो इसकी पुष्टि करेंगे या नहीं करेंगे। आखिर एक दवाई को उन्होंने मार्केट से हटा दिया, 2-3 दवाइयों को हटा दिया। प्रोटोकॉल जो पहले दौर में था वो दूसरे में नहीं था, जो दूसरे में है वो तीसरे में नहीं होगा। तो ये बातें चलती रहती हैं। और बजट का जहां तक सवाल है तो दाम भी कम होते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मास प्रोडक्शन होगा, इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पे जो दाम निकाला होगा, इतना हम बेचेंगे तो इतने का पड़ेगा। अब उसी मशीन से हम और ज्यादा बनाएंगे तो रेट कम होंगे। पब्लिक एक्सचेकर पे भार तो पड़ेगा, वो बात नहीं है, उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और अपने साइंटिस्ट को सही रास्ता दिखा रहे हैं। साइंटिस्ट मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर से हट के, फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए साइंटिस्ट से हट के हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के वैज्ञानिक हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, मिश्रा साहब के पास सुनूं। क्या आपकी सरकार के स्तर पर या भारत सरकार के स्तर पर ऐसी कोई रिसर्च की जा रही है वर्तमान दौर में कि जिन्होंने वैक्सीन ली वो कितने प्रतिशत संक्रमित हो रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो कितने संक्रमित हो रहे हैं, ताकि आप वाकई इस नतीजे पे पहुंच पाए ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है जितना दावा किया गया था। 35,000 50,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है वैक्सीन पर, इस उम्मीद के साथ में कि हम लोगों को बचा लेंगे, पर हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू तमाम लोग बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं। मेरा मानना है कि उनके ज्यादा गंभीर संक्रमण और मृत्यु होने की संभावना से लोगों को बचाया गया है। और वैक्सीन का डाटा आप कह रहे हैं ये आसानी से उपलब्ध हो, कितने लोगों ने 2 वैक्सीन लगा ली और कितने लोग अब संक्रमित हो रहे हैं और किस स्तर का उनका संक्रमण है, वो आईसीयू में गए, वेंटिलेटर पे गए या ऑक्सीजन सपोर्ट से ही हो गए या होम ये कोरोना केयर सेंटर से ही उनको घर जाने का अवसर हो गया या होम आइसोलेशन से हो गया, ये डाटा इजीली अवेलेबल है। इसका कोलेशन चल भी रहा है, कोलेशन चल भी रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस विषय पर निगाह होनी चाहिए। मैं वापस डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब आपके पास आना चाहता हूँ और फिर वापस वैक्सीन पे ही रहना चाहता हूँ। बर्नी सैंडर्स अमेरिकन सीनेटर बहुत ज्यादा नाराज है। उन्हें लगता है कि इस वैक्सीन के माध्यम से सिवाय कमाई के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। एक ओमिक्रॉन का वेरिएंट का भय दिखा के 8 इन्वेस्टर्स जो मॉडर्ना और फाइजर के थे 75,000 करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने। क्या कहते हैं आप, कैसे इससे बचा जाए? सचेत रहने की जरूरत है कि नहीं है? डॉक्टर हिमांशु, हम लोग मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो डॉक्टर सिंहदेव साहब ने जो कहा है।
और हम चाहे जितना भी फार्मा इंडस्ट्री को ब्लेम करें, आलोचना करें उनकी, लेकिन हमारे पास विकल्प बहुत सीमित है इस पेंडेमिक से बाहर आने में। और हमें अपना जो शोध के द्वारा जो हमारे आंकड़े भी आए हैं उसमें ये दिखाया कि हमारे डॉक्टर्स का जो आंकड़ा सामने आया कि डॉक्टर्स के आईएमए के पास भी आंकड़ा उन्होंने भी एनालाइज किया था कि जिनको टीके लग चुके थे उनको कम गंभीरता का रोग हुआ और मृत्यु भी संभवतः उनकी बच गई। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि मेडिकल क्षेत्र में कोई भी आंकड़ा 100% सही नहीं होता है, न 100% हम उम्मीद करते होगा। कोई भी बीमारी हो, कोई भी इलाज हो, उसकी एक सीमा होती है कि वो 90% असरदार है, 30% असरदार है, 50% है या बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है तो वो इलाज होगा ही नहीं। इसलिए अभी तक जो देखा गया है कि जितने भी भारत में भी और विदेशों में भी, यूएसए में भी और यूरोप में भी, पूरी दुनिया में, नहीं तो देखिए इजराइल तो छोटा देश है, उनके पास आंकड़े जमा करना आसान है और उन्होंने तीसरी खुराक के साथ साथ चौथी खुराक की बात भी शुरू कर दी है। तो वो ऐसे नहीं करेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि इजराइल छोटा देश है, साइंटिफिक देश है, बहुत मेहनत करते हैं लोग वहाँ, उनके वैज्ञानिक भी। तो वो कोई भी निर्णय इतनी बिना किसी आंकड़ों के नहीं लेंगे। तो उन्होंने अगर इस बात पर विचार किया है कि संभवतः जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है 5 से 7 महीने तक कम हो जाती है। सेलुलर इम्यूनिटी है, उसका हमें पता नहीं है कि कितने दिन रहेगी, कितने लंबे समय तक रहेगी, कितने लोगों में रहेगी, कितनी बनेगी। जैसे पहले ने भी कहा कि हर एक का शरीर अलग है, हर एक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने की क्षमता अलग है। तो उसको हम पूरे एक से दूसरा, ये पेंडेमिक में हम लोगों ने 2 साल में ये अवश्य देखा, ये डायनेमिक है, रोज बदलता है इलाज, जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो भी बदल रहे हैं, जिस तरह की बीमारी हो रही है वो भी बदल रही है। अल्फा वेरिएंट घातक था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट उससे ज्यादा घातक साबित था, क्योंकि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को असर कर रहा था, लंग्स को असर कर रहा था। अब ओमिक्रॉन जब से आया है तो लंग्स बचते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं अभी तक महसूस हुई। दक्षिण अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, जहां जहां अभी चल रहा है, हमारी ट्रेजेक्टरी 2 से 3 महीने पीछे होती है इन देशों से। तो भारत में अब शुरू हुआ है जनवरी में, अब 1 लाख से ऊपर केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। हम मानते हैं कि जनवरी के आखिर तक या फरवरी के मध्य तक हमारा पीक आएगा। तो ये आने वाले समय में भारत के अपने आंकड़े ये बताएंगे कि टीकाकरण, अब जब टीकाकरण ज्यादा जनसंख्या में हो जाएगा तो जो इन्फेक्शन है वो भी ज्यादा टीकाकरण वालों को ही होंगे। ये सिंगापुर से भी ये आंकड़े आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। जब उनका टीकाकरण ऑलमोस्ट 90% हो गया था, तो जितने भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे थे वो उन्हीं लोगों में हो रहे थे जिनको टीके लग चुके हैं। तो ये होगा आगे आने वाले समय में, बिल्कुल होगा ये। और जैसे हम मानते हैं एंटीबायोटिक भी हम लेते हैं किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए, तो वो हर एक में उतना बराबर से असर नहीं करता है वो, क्योंकि बहुत सारा इंडिविजुअलाइज्ड शरीर के जो मार्कर्स है वो इंडिविजुअलाइज्ड है और हर एक की जेनेटिक पोजीशन अलग है, तो उसमें उसका जो निदान है वो भी अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। हम तो खाली आंकड़े देते हैं कि भाई 70% एफिकेसी है। अब वो 70% में कौन आएगा, 30 में कौन जाएगा, ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन ये अवश्य है कि हमारे पास विकल्प बहुत सीमित है। इस विकल्प बहुत सीमित है, बार बार सिंघदेव साहब ठीक कह रहे हैं, एमसी मिश्रा साहब कह रहे हैं। इजराइल का उदाहरण हमारे साथ में एमसी मिश्रा साहब। जैसे ले लीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भारत की स्थिति। इजराइल एक विकसित देश है, संसाधनों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वो 4 नहीं 6 डोज भी दे सकते हैं। पर हिंदुस्तान में तो 2 डोज देने में ही राज्य और केंद्र की सरकार में झगड़ा हो गया। खर्चा कौन उठाएगा, इस बात से हम थक हार के आखिरकार केंद्र सरकार तैयार हुई, दोनों डोज हम देंगे। अर्थात संसाधनों की सीमितता, एक अनिश्चित स्थितियों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए रखना कितना हमारे लिए सहज है, इस पर आपकी टिप्पणी है? जी ले साहब। या ये जो आपने बताया दूसरा डोज, फर्स्ट डोज लिया, बाद में सेकंड डोज के बारे में जो चर्चा हो गई, लेकिन आज हम लोग वैक्सीनेशन बंद नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट होते जाए, जैसे ट्रीटमेंट बदलता गया वैसे वैक्सीनेशन भी बदलता जाएगा, डोसेज बढ़ते जाएंगे तो लेना पड़ेगा। जो इंस्ट्रूमेंट जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि इंप्रूवमेंट
in treatment, vaccination improvement. So ultimately our goal should be the protection to the patient. Our goal should be to curb the death rate. डेथ जी। रेट कम करना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग अभी शुरू में, मैं मानता हूँ कि आज 2 साल हम लोग शुरू में तो हम लोग अंधेरे में तीर मार रहे थे, मालूम नहीं था, दवा बदलती गई, स्टेरॉइड आते गया, हमारे आइवरमैक्टिन आते गए, तो ऐसे बदल गए। तो उसी हिसाब से आज हमारा वैक्सीन भी बदलने वाला है, और जैसे वायरस बदलता है तो उसके ऊपर हावी होने के लिए टाइम लगने वाला है। लेकिन ये प्रोग्राम बंद नहीं हो सकता, प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट जो हम लोग के साथ में कर रही है वो अच्छा है। हम लोग डॉक्टर जो पेशेंट को, मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने वैक्सीन लिया है क्या नहीं लिया है, और उसी के साथ में आज मैं 10 दिन से देख रहा हूँ कि अगर पेशेंट आते भी है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग आसानी से कर रहे हैं, पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, 6 दिन के बाद में अच्छे हो रहे हैं। तो हमारी आज हम लोग उसके ऊपर काबू पाने के लिए हम लोग धीरे धीरे उसका हावी हो जाएंगे। ऐसे में थोड़ा सा असमंजस है आपके साथ में, मैं फिर जाऊंगा। इलाज ठीक हो पा रहा है, ये वेरिएंट के कमजोर होने का नतीजा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना मारक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, या वैक्सीन के चलते वेरिएंट जो है प्रभावी नहीं है? दोनों में कोई स्पष्ट राय के साथ आप हैं? या बिल्कुल, वैक्सीन के चलते इम्यूनिटी भी है और ट्रीटमेंट का इम्प्रूवमेंट भी हमारा हो रहा है। इसके ऊपर हमारे धीरे धीरे जो इसके ऊपर हावी हो सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो लेले साहब का यही कहना है। मैं आखिरी बातचीत के सिंघवी साहब के बाद में लेले साहब कह रहे हैं जैसे ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वैक्सीन में भी इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और हमें उस अनुसार तैयार होना चाहिए। क्या उस अनुसार सरकारें तैयार है? क्या वैक्सीन में बदलाव करने की कोई योजना चल रही है? वो चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी चल रहे हैं, देश में भी चल रहे हैं, और ये प्रकाश में भी आया है कि नए वेरिएंट भी चल रहा है। इसमें समस्या ये आएगी कि वेरिएंट कंटिन्यूस होते रहेंगे, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, तो जो खतरनाक है। आपने वैक्सीनेशन की भी बात की, निसंदेह वैक्सीनेशन का प्रभाव सकारात्मक हुआ है, और ये भी नहीं है कि ओमाइक्रॉन के ऊपर पुराने वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं, ये भी नहीं। उसमें भी लोगों का कहना है कि 50% होगा, ये शुरू का विषय है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि उसका कोई असर नहीं। अभी तक ये बात प्रामाणिक तौर पे नहीं आई है, और ओमिक्रॉन का प्रभाव डाल रहा है विपरीत। ये दोनों फैक्ट्स साथ में। तो कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत को अगर अंजाम में पहुंचाएं तो वैक्सीनेशन अभी भी एकमात्र विकल्प के तौर पर हमारे पास है। कोविड अनुसार व्यवहार के अतिरिक्त हमारे पास वैक्सीन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं, ऐसा चिकित्सा जगत से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी कह रहे हैं। इसलिए अपने मन में अगर आपको कोई भ्रम है तो उस भ्रम से हमें निकलने की जरूरत है। कुल मिला के कोविड अभी भी हमारी जिंदगी का यथार्थ है, जिससे तुरंत निजात की कोई उम्मीद नहीं है, और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमारे पास वैक्सीन के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बेहतर हो कि हम वैक्सीन के असमंजस और फार्मा कंपनियों को कोसने में समय बर्बाद करने के स्थान पर, अरे वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसे लगवाएं, बूस्टर डोज के लिए एलिजिबिलिटी है उसके लिए अपने आप को तत्पर करें, और अगर हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं तो सरकारों पर दबाव बनाए कि वो हमें बूस्टर डोज उपलब्ध कराने की जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अगर ऐसा कर पाएंगे तो इस महामारी को जीतते देखने के लिए हम लोग मौजूद रह पाएंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जैसे हालात उन हालात को समझते ही हमारा शेर ये कहता है कि सारा जहां मरीज मरज भी है लाइलाज, सारा जहां मरीज मरज भी है लाइलाज, पहचाने कौन दर्द दवा की खबर। संदीप कौल नादिम ने अपनी व्यथा को अपने शेर में व्यक्त किया। इसमें ये व्यथा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये हताशा, ये निराशा हम सब कैसे निजात मिलेगी, कब निजात मिलेगी, किस तरह निजात मिलेगी, उत्तर मिल नहीं रहा। लेकिन एक चीज तय है, जो कुछ भी अभी बचाव हो सकता है उसके लिए वैक्सीन सबसे अचूक हथियार है। तो कम से कम उस हथियार को तो अपने पास रखें, ये मलाल ना रहे कल हथियार हमारे पास हो सकता था। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान।